हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब तक हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिल एसिड में 6 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और जिसमें हमने हाफ से ज्यादा चैप्टर तो कवर अपना कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 7 जिसमें हम एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हम सिर्फ आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने पार्ट 6 के अंदर कंटिन्यू भी कर दिया था। ठीक है, तो आज हम इसको क्या करेंगे, प्रोसीड आउट करेंगे बस अपनी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को। पहली बात तो ये कि अगर आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा डिटेल में समझना है, आपको ये है कि कोई गुंजाइश ना बचे डाउट की, तो फिर आपको ना कंटिन्यूटी में इसको देखना पड़ेगा। बट अगर नहीं, आप कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक ही देखना चाहते हो फिर कोई बात नहीं, जहां से आपका मन करता है वहां से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर में हमने पहले तो इंट्रोडक्शन किया था, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिल एसिड्स क्या होते हैं, ये चीज हमने देखी थी। फिर उसके बाद ना मैंने आपको डिफरेंस बताया था इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली कैसे दिखती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको एक ही बना के दिखाई थी। क्यों एक बनाई थी? क्योंकि मैंने बोला था कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्योंकि एक ही ग्रुप होता है और वो ग्रुप क्या होता है, दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो उसके कारण ना इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती है। ठीक है, तो कुछ सिमिलैरिटीज जो इनके अंदर होती है उसके चलते हुए मैंने एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया था। फिर क्योंकि अब कुछ तो सिमिलैरिटी है ना, तो फिर मैंने कोवन मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताए थे कि वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे आप एल्डिहाइड को बना सकते हो, कीटोन्स को भी बना सकते हो। उसके बाद फिर मैंने स्पेसिफिक एल्डिहाइड्स के बनाए थे, स्पेसिफिक किसके बताए थे आपको, कीटोन्स के भी बताए थे। उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपना वही है कि हम पहले फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, फिर हम सोल्युबिलिटी देखते हैं, वो चीज हमने देखी थी। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमने पार्ट 6 में डिस्कस किया था। अच्छा, अगर मैं आपको ना थोड़ा सा बताऊं कि अगर मानो आप भूल गए है ना, तो केमिकल रिएक्शंस में ना मैंने ये बोला था कि इस टॉपिक को ना हम पहले पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर लेते हैं। तो हमने 5 पार्ट में इसको कैटेगराइज भी किया था कि फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था कि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये हमने पढ़ भी ली थी, ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हमने बड़ा डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ना था रिडक्शन, जो कि बेसिकली हम आज पढ़ लेंगे रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट था वो था आपको ऑक्सीडेशन। क्या था वो? ऑक्सीडेशन, इसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट था वो था रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन किसके कारण? अल्फा हाइड्रोजन के, है ना। वो अल्फा हाइड्रोजन भी हम देख लेंगे, रिएक्शन भी कर लेंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट वाले पार्ट में। फिर इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ था वो था अदर रिएक्शंस, या मैं बोलूं फिर कि मिसलेनियस रिएक्शन। जो बच्चों रिएक्शंस होगी सारी की सारी हम पार्ट 5 के अंदर डाल देंगे, जो हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये वाला तो हो चुका है। आज बेसिकली हम 2 और 3 को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे थोड़ी सी कि भाई जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस बेसिकली क्या दिखाती है? केमिकल रिएक्शंस रिएक्टिविटी दिखाती है किसकी? एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, है ना, कि ये किस पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एक्टिव है और किसके लिए ये एक्टिव नहीं है। वो हमें क्या दर्शाता है? आपका केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो केमिकल रिएक्शन से बेसिकली पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन देंगे और किसके साथ ही रिएक्शन नहीं देंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब अगर हम आज डिस्कस करें अपना सेकंड पार्ट, जो कि बेसिकली क्या है, रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन। अब देखो, वैसे ना मैंने आपको रिडक्शन पढ़ाया था, मैंने तो ऑक्सीडेशन भी पढ़ाया था, बट क्योंकि ना तो आपको रिडक्शन याद है ना ही आपको ऑक्सीडेशन याद है, ऐसा मुझे लगता है, इतनी मुझे उम्मीद है कि हमें याद नहीं होता, पहला पढ़ा हुआ है ना। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमें याद नहीं है, तो अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं एक चीज। अच्छा, हमारे पास थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, है ना। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है और कीटोन है ना, तो अगर मैं इनको रिड्यूस कराऊं तो ये क्या देंगे? अब आप बोलोगे कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस होके हमें क्या मिलता है। हाँ, मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने ये तो बताया था कि जो हमारे पास एल्कोहल्स होते हैं, जब हम उनको ऑक्सीडाइज कराते हैं, क्या कराते हैं? ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या देते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब आप बोलोगे कि ये तो उल्टी बात हो गई, है ना। उल्टी बात नहीं है। देखो, जब आपने एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया तो आपको मिले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब आपको एल्डिहाइड और कीटोन से क्या चाहिए? क्या चाहिए? एल्कोहल चाहिए। दैट मीन्स आप इसको अपोजिट ले जाओ। अपोजिट ले जाने का मतलब क्या है कि आप इसका रिडक्शन कर दो। तो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? अल्कोहल मिलने वाला है।
क्या मिलने वाला है, एल्कोहल। तो अगर मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया, दैट मीन्स अगर हम उसको अपोजिट कर ले तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बट फिर भी अगर आपको कोई चीजें नहीं याद है तो एक बार ना हम एक साइकिल बनाते हैं, उससे समझेंगे। पहले ना ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास है सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स, क्या है आपके पास, हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज करते हो, क्या करते हो, हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडाइज होके हमें देते हैं एल्कोहल्स। क्या देते हैं ये, एल्कोहल्स देते हैं। फिर एल्कोहल्स को अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या देते हैं जी आपको, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर आप इनको ऑक्सीडाइज कराते हो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, तो ये आपको देते हैं कार्बोक्सिल एसिड। क्या देते हैं, कार्बोक्सिल एसिड, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अब ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे कि क्या एक जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल जाते हैं। देखो वो ब्रॉड चीज तो मैंने आपको समझा रखी है कि 1 डिग्री अल्कोहल आपको देता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल देता है कीटोन, है ना। तो वो बहस वाली बात हम नहीं करेंगे कि भाई अल्कोहल को कैसे लिख दिया एल्डिहाइड और कीटोन्स, वो अंडरस्टूड है हमें कि 1 डिग्री क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, ठीक है, और जी आपका 2 डिग्री क्या देगा, कीटोन देगा, ठीक। फिर जब हम इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑक्सीडाइज फर्दर होके हमें दे देते हैं कार्बोक्सिल एसिड। अब अगर आपको ये वाली चेन याद है तो बस कुछ नहीं करना, आप इसका अपोजिट कर दो ना ऐसे, वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मतलब अगर आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, आप उसको रिड्यूस करोगे तो आपको एल्डिहाइड या फिर क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अगर आपके पास एल्डिहाइड है, आप उसको रिड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास कीटोन है, आप उसको रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल को रिड्यूस करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो यही तो हमें देखना है कि हमारे पास है एल्डिहाइड और कीटोन्स और हमने उसको रिड्यूस किया तो हमें क्या मिला, एल्कोहल। अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि जब आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस किया तो एल्कोहल से क्यों मिला, हाइड्रोकार्बन्स क्यों नहीं मिले। तो हाइड्रोकार्बन्स नहीं मिलेंगे, हमने कब बोला नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स भी मिलेंगे। तो मतलब एक चीज हमने समझ ली कि जब हम रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का तो हम 2 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे बेसिकली। एक तो हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिससे हम रिडक्शन रोकेंगे सिर्फ एल्कोहल्स तक, दूसरे हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम कंप्लीटली क्या करेंगे, कंप्लीटली रिड्यूस करेंगे एल्कोहल्स को, सॉरी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, और वो फिर हमें क्या देंगे, हाइड्रोकार्बन्स देंगे, है ना। तो एक तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ से इस वाली चेन पे जाना है और एक हमें यहाँ से इस वाली पे जाना है, ठीक है। बेसिकली हमें 2 स्टेशन पे जाना है, एक अल्कोहल्स वाले पे और एक इस पे जाना है हाइड्रोकार्बन्स वाले पे। तो डिस्कस करते हैं रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से हम क्या करते हैं, इस चीज को कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि कैटेगराइज करने में ना सही रहता है कि हम फिर डिटेल में पढ़ पाते हैं। तो अगर हम पढ़ना चाहते हैं क्या, रिडक्शन, ठीक है। अगर हमें रिडक्शन पढ़ना है तो हम रिडक्शन 2 तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे पास है एल्डिहाइड्स और हमारे पास क्या है, कीटोन्स है, ठीक है। एल्डिहाइड्स है और कीटोन्स है। एक तो हम जब इनको रिड्यूस करेंगे तो रिडक्शन हमें मिलेगा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या कह रहे हैं हम कि हम रिडक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड्स का एंड कीटोन्स का, और रिडक्शन कहां तक कर रहे हैं, सिर्फ एल्कोहल्स तक। कहां तक, एल्कोहल्स तक। फर्स्ट चीज तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरी जो हम पढ़ेंगे कि हम रिडक्शन कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन्स तक, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। कहां तक कर रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स तक कर रहे हैं। तो अगर हम रिडक्शन हाइड्रोकार्बन, क्लीमेंशन रिडक्शन, कौन सी पढ़ोगे, क्लीमेंशन रिडक्शन, और दूसरी हम पढ़ेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि नेम रिएक्शन भी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्स लगा लेंगे, ये दर्शाते हुए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का, ये एक जनरल चीज है, ठीक है। मतलब इसमें हम नहीं सोच सकते कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट हाँ ये सोचने लायक है कि एग्जाम में पक्का आएगा, बोर्ड्स में तो आएगा ही आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हो तो हमेशा तो आपको क्लीमेशन से मिलेगा या वुल्फ किश्नर रिडक्शन मिलेगा। बेसिकली आपको सबस्ट्रेट मिलता है, रिएजेंट मिलता है, और फिर आपसे पूछते हैं प्रोडक्ट क्या है। कई बार तो सबस्ट्रेट दे देंगे आपको, मतलब आपको रिएक्टेंट दे देंगे, आपको प्रोडक्ट दे देंगे और पूछेंगे रिएजेंट क्या है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंशन भी और फिर वुल्फ किश्नर भी। तो पहले हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिडक्शन देखेंगे सिर्फ एल्कोहल्स तक, ठीक है। तो अगर आपको एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को रिड्यूस करना है तो इनके रिडक्शन के लिए हम यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स का। किसका, रिड्यूसिंग एजेंट्स का। क्योंकि अगर आपको किसी को भी रिड्यूस करना है तो आप क्या डालते हो, रिड्यूसिंग एजेंट ही डालते हो ना। तो अगर मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन, तो पहले मैं लिख ही लेती हूँ कि भाई मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर हमारे पास है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को अगर आपको
क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। क्या कराना है, इसका रिडक्शन। रिडक्शन कराने के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट्स लेते हो, और ये चीज हमने डिस्कस की थी एल्कोहल्स वाले चैप्टर में कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये काफी एक्सपेंसिव होता है, तो ऐसे ही नहीं कि जहां मन किया वहां पे हम इसको डाल देंगे। स्पेसिफिक जब हमें अपना प्रोडक्ट चाहिएगा, जो प्रोडक्ट चाहिएगा उसके लिए बस हम LiLH4 को डालेंगे। अदरवाइज आप NaBH4 का भी यूज कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन भी कर सकते हो, है ना। अब आप बोलोगे कि LiLH4 और NaBH4 तो पल्ले पड़ा हमारे, भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। बट ये क्या है, कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन। देखो रिडक्शन का मतलब होता है बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो अगर हम एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे तो ठीक है एडिशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब भी तो क्या होता है, एडिशन ही होता है ना H2 का। हाइड्रोजिनेशन भी क्या होता है, एडिशन ऑफ H2। कैटालिटिकल फिर क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट लेंगे। क्या लेंगे, कैटलिस्ट। और वो क्या लेंगे हम, पैलेडियम। क्या लेंगे, कोई मेटल लेंगे जिसका बिहेवियर होगा अपने सरफेस पे एड्जॉर्प्शन कराने का। किसका बिहेवियर होगा उसका, अपने सरफेस पे एड्जॉर्प्शन कराने का। तो एक एक को अगर मैं डिस्कस करूं, अगर मैं पहले क्या करती हूँ कि मेरे पास है ये एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड को मैंने रिड्यूस किया, या तो आप LiAlH4 ले लो यहाँ पे, या आप NaBH4 के साथ भी करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या है ये एल्डिहाइड, ये रिड्यूस होके हमें यहाँ से क्या दे देता है, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या दे देता है, 1 डिग्री एल्कोहल। और क्योंकि रिडक्शन में बेसिकली क्या कराते हैं, एडिशन ऑफ H2। क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं एक H2 का। तो वो एडिशन देखो कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम लिखे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है R, यहाँ पे है H। एडिशन कैसे होएगा कि यहाँ से पहले एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन आपका इधर लगेगा और एक हाइड्रोजन लगेगा इधर, लगा। तो यहाँ से देखो आप खुद क्या बना, मैं इसको लिख सकती हूँ ना RCH2OH। और ये क्या है हमारा प्राइमरी एल्कोहल, या मैं इसको बोल सकती हूँ 1 डिग्री एल्कोहल। खुद देखो कि जब मैंने क्या किया, एल्डिहाइड में एडिशन किया H2 का, तो उसने मेरे को क्या दे दिया, 1 डिग्री एल्कोहल दे दिया। ये कब हुआ, जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया, है ना। बट आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, बट कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन क्या है। तो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन को अगर हम देखें सिंपली, वहां पे भी आप H2 डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, वहां पे भी आप H2 डाल रहे हो, है ना। और किसकी प्रेजेंस में डाल रहे हो, H2 अब पैलेडियम की। अच्छा, हमें जो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन कराना है उसमें एडिशन कराना है H2 का किसी मेटल कैटलिस्ट के साथ में, और मेटल कैटलिस्ट है हमारे यहाँ पे पैलेडियम। अब मैंने पैलेडियम क्यों लिया, क्या रीजन है और क्या दोस्ती है मेरी पैलेडियम के साथ। तो दोस्ती कुछ नहीं है, क्योंकि पैलेडियम का बिहेवियर है एड्जॉर्प्शन कराना। पैलेडियम क्या कराता है, एड्जॉर्प्शन। किसके ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर। क्योंकि ऐसे ही अगर आप हाइड्रोजन को कहीं से भी लेके आओ, उसकी रिएक्शन कराने लगो, तो वो हमारे लिए उतना आसान नहीं है जितना बोलने में है। तो होएगा क्या कि हम ऐसा मेटल ले लेंगे जो पहले अपने सरफेस पे क्या करा लेगा, एब्जॉर्ब करा लेगा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, H2 मॉलिक्यूल्स को। अगर वो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करा लेगा, अब आराम से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ऐड हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, सेम कहानी बनेगी। अब हमें क्या मिल जाएगा, फिर से यहाँ से 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मिल जाना है हमें यहाँ से, 1 डिग्री एल्कोहल। तो बिल्कुल सिंपल कि अगर आपके पास है एल्डिहाइड और अगर आपको कराना है उसका रिडक्शन, तो आपको रिड्यूस होकर वो क्या दे देता है, प्राइमरी एल्कोहल, और वी कैन से 1 डिग्री एल्कोहल। ये बात थी किसकी, एल्डिहाइड की। बट अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ना लेके अब क्या ले लेती हूँ, कीटोन ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ, कीटोन, है ना। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड की बजाय ना कीटोन है, अब लिख दो आप, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो हमारे पास क्या है, कीटोन, तो फिर भी आप मेटल कैटलिस्ट लोगे, वो फिर भी अपने सरफेस पे एब्जॉर्प्शन कराएगा, फिर से H2 मॉलिक्यूल आके लगेगा यहाँ पे, है ना, ऐड होएगा बेसिकली। तो अगर H2 अब ऐड होएगा, कैसे होएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक बार हाइड्रोजन इधर आएगा, एक बार आपका इधर आएगा। तो देखो खुद क्या बनाए, R2CHOH। और अब ये वाला एल्कोहल कौन सा है हमारा, 2 डिग्री का। कौन सा है, 2 डिग्री का, और वी कैन से सेकेंडरी एल्कोहल। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वो कार्बन जिससे OH डायरेक्टली अटैच है उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है, वो कार्बन जिससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, उसके पास क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। सेम अगर आप यहाँ पे NaBH4 डाल दो या LiLH4,
तो तब भी सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली सारे क्या है तो रिड्यूसिंग एजेंसी करा तो रही है H2 का एडिशन ही हम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा कि रिडक्शन कराना है कहां तक, एल्कोहल्स तक, वो था, ये वाला होता है खत्म। इसके बाद हम जो करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि हमें अब रिडक्शन कराना है कहां तक, हाइड्रोकार्बन्स तक। अब रिडक्शन कराना है हमें, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अब हम रिडक्शन करा रहे हैं कहां तक, हाइड्रोकार्बन्स तक करा रहे हैं। और इसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो क्लीमेंशन और एक अपनी वुल्फ-किश्नर। ठीक है, तो एक तो पढ़ेंगे हम क्लीमेंशन, दूसरा हम पढ़ेंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, क्लीमेंशन रिडक्शन। तो अगर हम समझे कि क्या होता है क्लीमेंशन रिडक्शन, तो क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है कि जब भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है, जब भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है, उसको आप रिड्यूस कराते हो किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप क्या लेते हो, जिंक अमलगम लेते हो HCl के साथ और रिड्यूस कराते हो एल्डिहाइड या कीटोन को, तो आपको रिड्यूस होकर हाइड्रोकार्बन देता है। अब एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ आ गई क्या, कि जो हमारा जिंक अमलगम है वो काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर रहा है कंप्लीटली टू द हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक जनरल ग्रुप लिख लेती हूँ, क्या लिख लेते हैं हम, एक जनरल ग्रुप। ठीक है, ऐसे कि आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये आपका क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है ना। ये कल वाली क्लास में बात की थी ना कि जनरल में ऐसे लिखूंगी, तो ये अगर एल्डिहाइड है या फिर ये मेरा कीटोन है। अब मेरे को इसका रिडक्शन कराना है किसके साथ में, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। अब आप बोलोगे ये क्या है जिंक अमलगम, तो जिंक अमलगम क्या होता है, जिंक अमलगम है कि यहाँ पे हमारे पास जिंक है किसके साथ में, मरकरी के साथ में। किसके साथ है, मरकरी के साथ में, मतलब ZnHg है। ठीक है, इसको क्यों बोला जिंक अमलगम, अमलगम्स वो होते हैं जब भी आपके पास मरकरी होता है किसी एक या एक से ज्यादा मेटल के साथ। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि जब भी हमारे पास मरकरी होगा एक या एक से ज्यादा मेटल के साथ, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास अमलगम्स बन जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मरकरी स्पेसिफिक है कि वो जिंक के साथ है, तो हमने बोला है जिंक अमलगम। ठीक है, क्या बोला है, जिंक अमलगम। क्योंकि जो हमारा मेटल होता है ना मरकरी, वो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो किसी भी मेटल के साथ, एक या एक से ज्यादा मेटल के साथ वो मिक्सचर बना लेता है, जिनको हम एलॉयज भी बोलते हैं, है ना। और वो हमारे क्या होते हैं, फिर अमलगम्स होते हैं। ये चीज तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अमलगम्स। ऐसे ही आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो, है ना, और आपके सपोज करो टीथ के अंदर कैविटी है, या हम बोलते हैं कि अगर आपका टूथ डिके हो गया है, तो क्या होता है कि वो आपके ना टीथ के अंदर फिर फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग जब वो करते हैं, किसकी करते हैं, वो अमलगम की ही फिलिंग करते हैं। और वो अमलगम भी वहां पे क्या होता है कि वहां पे भी आपके पास मरकरी होता है किसी मेटल के साथ। मेनली जो मेटल लिया जाता है वो कई बार सिल्वर लिया जाता है, बोलते हैं ना कि चांदी भरवाई है, तो वो क्या होता है, अमलगम होता है किसका, सिल्वर का। मतलब सिल्वर है वहां पे किसके साथ में, मरकरी के साथ में। तो ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में भी जब हम अमलगम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, जिंक अमलगम की बात। ठीक है, वहां से वापस आके यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या है हमारा जिंक अमलगम, ZnHg किसके साथ लिया है हमने, HCl के साथ लिया है। ठीक है, तो होएगा क्या, देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। अब जब हमें रिड्यूस कराना था सिर्फ एल्कोहल्स तक, तो हमने कितना एडिशन किया था, हाइड्रोजन का 2 का, हमने H2 ऐड किया था। बट अब मेरे को कितना करना है, 4 हाइड्रोजन ऐड। कितना करना है, 4 हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि मेरे को उसको रिड्यूस कराना है कहां तक, हाइड्रोकार्बन तक, है ना। इसको ना हम थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं ताकि साफ साफ दिखे। कितने का कराना है हमें, 4 हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन कराना है। ठीक है, रिएक्शन हो रही है ZnHg HCl के साथ में। तो कैसे होगा 4 हाइड्रोजन का रिडक्शन, सबसे पहले तो अपना वही एक H2 को ऐड करेंगे, RH। पहले तो हम क्या करेंगे, एक H2 मॉलिक्यूल को अपने ऐड करेंगे। अगर एक H2 को करेंगे तो एक बॉन्ड टूटता है ना, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, 2 हाइड्रोजन लगे। बट मेरे को कितने लगाने हैं, 4। तो फिर से ये बॉन्ड उड़ाया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो देखो आपको यहां से क्या मिला, यहाँ से H R या H प्लस वाटर, क्या निकल जाता है यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और ये आपको मिल जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या मिल जाता है, ये हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेसिकली हमारे पास कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है। क्या कार्बन है और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन।
ये आप चाहे एल्डिहाइड लेते हो चाहे आप कीटोन लेते हो, रिडक्शन होके हमें क्या मिलना है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही यहाँ से मिलना है। ठीक है, ये बात है किसकी, क्लीमेंशन रिडक्शन की। बट ये तो था क्लीमेंशन रिडक्शन, बट अब अगर मैं बात करती हूँ वुल्फ किश्नर की, किसकी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन की, तो इस वाले रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम फिर से एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उसका हम रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजीन की, हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में। साथ साथ हम लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि काम करता है एक सोलवेंट की तरह, और क्या लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं, चाहे तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, है ना, वो आप फिर आपकी इच्छा है। तो अब अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं फिर से, जो कि जनरल है हमारा, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2, और ये हाइड्रोजन क्या होता है, डेरिवेटिव होता है किसका, अमोनिया का। कल वाली क्लास में हमने पढ़े थे ना डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, कि NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। NH3 का एक हाइड्रोजन हटा के आपने यहाँ पे देखो ऐसे, अगर डाउट है तो आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के पूरा का पूरा NH2 लगा दिया ना दूसरा मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाता है ये हाइड्रोजीन, क्या बन जाता है, हाइड्रोजीन। तो जब हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया उसकी हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोजीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक सोलवेंट है। क्या है ये, सोलवेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस क्या ले लेती हूं मैं यहाँ से, KOH। तो हमें यहाँ पे फिर से क्या मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन। क्या मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन प्लस हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है यहाँ से आउट। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैंने डायरेक्ट क्यों लिखी, इसको करते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, बट अगर हम एक ओवरव्यू देखें वुल्फ किश्नर रिडक्शन का, तो क्या है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजीन की, किसकी, हाइड्रोजीन की, जो कि इसको रिड्यूस करेगा टोटली किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के। साथ में सोलवेंट लेंगे अपना इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या लेंगे ये सोलवेंट, और ये हम लेंगे अपना बेसिक मीडियम क्या, KOH। ठीक है, अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पे ये था हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन, क्या था ये, एल्डिहाइड या कीटोन था, उसकी रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोजीन के साथ में। ऐसे लिख सकते हो NH2, तो यहां से होएगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है आउट। क्या हो जाता है यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल आउट, H2O कर दो आप यहाँ से माइनस, तो आपको क्या मिलता है, C डबल बॉन्ड N NH2। और ये क्या है, ये कल वाला हमने देखा C डबल बॉन्ड N, क्या है ये, इमीन। क्या है ये, इमीन, कल बना था ना इमीन, ये क्या है, इमीन है। कल वाली जो रिएक्शन थी अगर आप उस वाले मैकेनिज्म से भी करोगे, एडिशन करोगे ना आप अमोनिया उसके डेरिवेटिव का, तब भी हमारा यही आएगा। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हो तो तब भी यही आएगा। ठीक है, उसको भी करके देख लेंगे कल वाले से भी, एक बार पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब क्या होएगा, ये बना हमारा यहाँ से ये वाला इमीन C डबल बॉन्ड N, अब यहाँ से N2 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बाहर। अब आप एक चीज देखो, अगर यहाँ से ये N2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, N2, तो कार्बन के ऊपर कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 हमारे पास बैठे हैं हाइड्रोजन, जो आके आराम से इस पे बैठ जाएंगे, और क्या बन जाएगा फिर से आपका एक हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। यहाँ से N2 हो जाएगा बाहर, साथ में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपके बाय प्रोडक्ट बनेंगे, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो कि क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है ना। अब अगर कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि ये वाली रिएक्शन मैंने क्यों लिखा कि कल वाली रिएक्शन है, तो उस चीज को भी देखते हैं कि भाई कैसे है ये कल वाली रिएक्शन। तो देखो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजीन है ना, ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ये मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास क्या है, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन में मैंने बोला था कि आपके पास बेसिकली जो NH2Z होता है ना, इसको आप कैसे लिखते हो, HNHZ। इसको H प्लस में तोड़ते थे, इसको NHZ माइनस में तोड़ते थे, ऐसे ही तो करते थे। तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिखो NH2। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल, और अब क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल। तो नेगेटिव वाले को भेज दो आप पॉजिटिव वाले के पास, मींस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा आपका NH2। आगे इतना है ना, आया इतना हमारा। अब देखो इसके बाद मैंने क्या बोला था, यहां से क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल आउट। कैसे, ये OH और ये हाइड्रोजन, ये हो गया ना वाटर मॉलिक्यूल आउट। तो यहाँ पे क्या बना, C। अब एक ये वाला बॉन्ड टूटा ना, मतलब OH निकला, तो यहाँ पे कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को छोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास बचा, मींस ये कंडीशन है। तो यहाँ पे बना लेते हैं,
डबल बॉन्ड, क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। फिर से देखो सी डबल बॉन्ड एन, क्या बना है ये, इमीन। अब क्या करना है इसमें आपको फर्दर, यहाँ से अब N2 को निकाल देना है बाहर। अब तो सेम यही वाला स्टेप है कि आपने N2 को क्या निकाल दिया है यहाँ से बाहर। जब आपने N2 को निकाला तो 2 हाइड्रोजन निकले, तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड टूटा तो 2 हाइड्रोजन आगे यहाँ पे बैठ गए, तो आपका फिर से क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो ये रिएक्शन अगर हम कल वाले से रिलेट करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी अमीन या उसके डेरिवेटिव्स की, तो फिर ये वो वाली रिएक्शन ही है। ठीक है, तो चाहे तो आप डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, अगर आपने कल वाला मैकेनिज्म एक बार समझ लिया फिर आप उससे प्रोसीड आउट करा लो, आना सेम ही है हमारा, एट द एंड क्या आना है, हाइड्रोकार्बन। तो ये हमने देखा कि जब हमने रिडक्शन किया है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, कहां तक, कंप्लीट रिडक्शन किया है हमने उनका हाइड्रोकार्बन तक। किसकी प्रेजेंस में, एक बार तो जिंक अमलगम लिया और दूसरी बार हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। ठीक है, ये बात होती थी किसकी, रिडक्शन की। तो रिडक्शन हुआ खत्म, अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन पे। किस पे आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन पे। और अभी अभी हमने एक चेन देखी थी, उस चेन में हमने क्या देखा था कि जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो हमें कार्बोक्सिल ग्रुप्स देते हैं। क्या देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप्स। तो अब अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन की, किसकी, ऑक्सीडेशन की, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है डिस्कशन का, है ना, थर्ड सब पार्ट है डिस्कशन का, ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको याद है अभी अभी हमने क्या किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को जब ऑक्सीडाइज किया था फर्दर, तो इन्होंने दिया था कार्बोक्सिल एसिड, या मैं बोलूं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये हमें पता चल गया कि भाई यहाँ से हमें मिलने वाला है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स के अंदर क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे फिर से। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फिर से, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है फेलिंग्स टेस्ट, फिर से इंपॉर्टेंट। और तीसरा आपको पढ़ना है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या पढ़नी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्या, तो हाँ, तीनों इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन में आपका। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका फेलिंग्स टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और आपका हेलोफॉर्म टेस्ट भी, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज समझते हैं कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, क्या दोनों के दोनों इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो आंसर है नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन्स में से आपका जो एल्डिहाइड है वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिल एसिड के अंदर, बट कीटोन उतने आराम से नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है क्या नहीं होता, मतलब नहीं होएगा, होएगा, बट आपको फिर कंडीशंस क्या देनी पड़ेगी, बड़ी विगरस कंडीशंस देनी पड़ेगी। मतलब आपको टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा, तब जाके कीटोन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब रीजन क्या है कि एल्डिहाइड तो आराम से ऑक्सीडाइज हो रहा है बट कीटोन नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, कि हमारी कोई दोस्ती है क्या एल्डिहाइड के साथ, दोस्ती नहीं है, रीजन है कुछ। और क्या है, देखो रीजन, अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, किसकी, एल्डिहाइड की, है ना। तो एल्डिहाइड में हमारे पास है RC+OH, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कीटोन की तो RC+OR। फिर अब आप मेरे को एक चीज बताओ, कार्बोक्सिल एसिड हमें क्या करना है, कार्बोक्सिल एसिड तक हमें इसको ऑक्सीडाइज करना है ना, उससे आगे तो होंगे भी नहीं, कार्बोक्सिल एसिड तक एल्डिहाइड को और कीटोन को। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एडिशन, ऑक्सीजन का। तो अब अगर आपको यहाँ पे इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बनाना है तो समझो क्या करना है, RC+OOH मीन्स आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना है। और ऑक्सीजन इंसर्ट कब होएगा, जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे आपको पहले ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन इंसर्ट होएगा। तो मेरे को खुद बताओ, यहाँ पे है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और यहाँ पे है कार्बन और R मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में भी क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे बॉन्ड है किसका, कार्बन कार्बन का। तो एक तरफ तो तोड़ना है आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, और एक तरफ तोड़ना है कार्बन कार्बन का बॉन्ड। तो कहाँ पे ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ऑब्वियस सी बात है कार्बन कार्बन में। रीजन ये है कि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, हमें पता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ना, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फिर भी आपका बॉन्ड टूट जाएगा। बट कार्बन कार्बन में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बिल्कुल जीरो, क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों क्या है, सेम ही तो है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी है। तो वहां पे आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए एक सफिशिएंट, या मैं बोलूं एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कि हमें विगरस कंडीशंस लगानी पड़ेगी कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत हाई डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा, और आपको टेम्परेचर भी क्या देना पड़ेगा, काफी हाई, तब जाके कीटोन्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, और आपके एल्डिहाइड्स क्या हो जाएंगे, आराम से ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो एल्डिहाइड्स है किस किस के साथ हो सकते हैं ऑक्सीडाइज,
तो आप कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो और आप कितने भी माइल्ड ले लो, है ना, कितने भी हल्के वाले ले लो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है, यहाँ पे अभी किसका करा रहे हैं हम, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ R लिख देते हैं, एक तरफ H, ये क्या है हमारा, अच्छा ऐसे सुंदर नहीं लग रहा, एक सेकेंड इसको ना थोड़ा तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख दो RH, ठीक है। अब ये है हमारा एल्डिहाइड। तो अब अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करा रही हूँ एल्डिहाइड को, किस किस के साथ में इसको ऑक्सीडाइज करा सकती हूँ। अब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो चलेगा, चाहे तो आप नाइट्रिक एसिड ले लो, आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको भी जानते हो, आराम से आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसके अंदर, कार्बोक्सिल एसिड के अंदर। कैसे, RC डबल बॉन्ड OH, ये देखो, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में इंसर्ट आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, क्या बन गया वो, कार्बोक्सिल एसिड बन गया। ये बात थी कि जब आपने अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ही है, ये उतने वीक नहीं है। बट अब अगर आप यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो फिर भी रिएक्शन खूब होगी, तब भी बनेगा कार्बोक्सिल एसिड। अब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन कौन से लेते हैं, हम लेते हैं अपना, एक तो टोलेंस रिएजेंट, दूसरा हम क्या लेते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट, जो कि क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसको, एल्डिहाइड को। बट ये जो आपका फेलिंग्स रिएजेंट होता है, टोलेंस रिएजेंट होता है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करते। अभी हमने समझा क्योंकि ये माइल्ड है, हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनके पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ के वहां पे ऑक्सीजन को इंसर्ट कर सके। तो इसलिए ये कीटोन्स के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं कराते, सिर्फ किसमें कराते हैं, एल्डिहाइड्स में, वो हम समझेंगे। पर उससे पहले मैं एक बार आपको कीटोन का ऑक्सीडेशन करा के दिखाती हूँ। किसको ऑक्सीडेशन करेंगे अब हम, कीटोन का। तो कीटोन को ऑक्सीडेशन अब हम करेंगे तो उसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और साथ में क्या लेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर लेंगे। तो अब अगर हम ले लेते हैं, देखो कीटोन RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2R', ये है आपके पास एक कीटोन ग्रुप। इसका हमें कराना है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं और हम लिख देते हैं कि भाई हमें लेना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेम्परेचर हमें काफी हाई रखना है, तब जाके इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन तो होएगा, बट ऑक्सीडेशन के बाद आपको यहाँ से जो कार्बोक्सिल ग्रुप्स मिलेंगे उनका भी मिक्सचर मिलेगा, मतलब आपको कोई प्योर कार्बोक्सिल एसिड नहीं मिलेगा, फिर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। और जो मिक्सचर मिलेगा उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे इस पेरेंट कीटोन से। मतलब ये जो कीटोन है, अगर आप इसके अंदर देखो, एक दो कार्बन, और अगर आप इसके अंदर भी एक एक CH3 ग्रुप मान लो तो 4 कार्बन और एक ये 5 कार्बन है। बट अगर आप कीटोन्स में देखोगे ना, किसी भी जब आप कार्बोक्सिल एसिड में देखोगे तो किसी भी कार्बोक्सिल एसिड के अंदर ना आपको 5 कार्बन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखने के लिए आपको छोटे छोटे कार्बोक्सिल एसिड्स के ग्रुप मिलेंगे, और वो भी क्या मिलेंगे हमें, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो मिक्सचर्स मिलेंगे। तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन, अगर देखो मैं इस कार्बन को 1 ले लू, इसको मैं 2 ले लू और इसको मैं क्या ले लू, 3। अगर यहाँ से हमारा जो बॉन्ड टूटेगा, अगर वो टूटता है कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का, मतलब बॉन्ड टूटा ऐसे, अगर बॉन्ड टूटा कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का, तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, RCOOH। क्या मिला, RCOOH प्लस ये वाला आपको देगा R-CH2COOH मिला। मेरे को ये बताओ कि कोई सी के भी अंदर कार्बोक्सिल एसिड के 5 कार्बन है, नहीं है, है ना। तो ये कब मिला, जब क्लीवेज हुआ कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का। बट अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराऊं, कार्बन 2 और कार्बन 3 वाला, तब क्या होगा, तब ये वाला ग्रुप कैसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, R-COOH प्लस ये वाला आपको क्या दे देगा, RCH2COOH। ये कब मिला, जब हमने C2 और C3 का क्या कराया, क्लीवेज कराया। तो आप कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर देखो, आपको ना टोटल नंबर ऑफ जो कीटोन्स के अंदर कार्बन थे ना वो नहीं मिल रहे। तो हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे वो लेस मिलेंगे, किससे, अपने पेरेंट कीटोन से, किसके अंदर, कार्बोक्सिल एसिड के अंदर। और दूसरी बात, हमें यहाँ पे क्या मिला है, मिक्सचर मिला है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें मिले हैं मिक्सचर्स ऑफ कार्बोक्सिल एसिड। क्या मिले हैं, मिक्सचर्स मिले हैं, किसके, आपको कार्बोक्सिल ग्रुप के, ठीक है। तो ये हमने किसका देखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन मतलब वही है कि इतना हलवा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर भी हाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉन्ग, दूसरा आपको फिर कार्बन भी इतने नहीं मिल रहे जितने आपके पेरेंट में थे,
और फिर तीसरी बात कि आपको मिक्सचर भी मिल रहा है, फिर आपको उनको सेपरेट आउट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब क्योंकि हमने देखा कि एल्डिहाइड तो हो रहा है आराम से ऑक्सीडाइज, बट अब एल्डिहाइड्स को हम ऑक्सीडाइज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे दो हैं यहाँ पे, एक तो टोलेंस रिएजेंट है और दूसरा क्या है हमारा फैलेंस रिएजेंट। तो अब अगर हम यहाँ पे ना स्पेसिफिक अपनी नेम रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, नेम रिएक्शन कौन सी है कि जब हमने एल्डिहाइड्स को क्या किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ में ऑक्सीडाइज किया। तो फर्स्ट है हमारे पास टोलेंस टेस्ट। कौन सा है हमारा फर्स्ट, टोलेंस टेस्ट। ठीक है, तो टोलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। कौन देंगे जी, सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स आपके नहीं देंगे। रीजन हमने समझ लिया था, दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं लिख लेती हूँ कि अगर मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या है ये, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड को हम हीट कर रहे हैं किसके साथ में, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके साथ, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट, जो कि होता है टोलेंस रिएजेंट। क्या होता है, लिख देते हैं, क्या है हमारा टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट हमारा होता है अमोनिकल, क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है ना। इसको लिखते हैं AgNH3 ट्वाइस, कटायन होता है हमारा ये ऐसे अनायन, मतलब अभी तो न्यूट्रल है क्योंकि कटायन अनायन साथ में है। तो Ag अमोनिया ट्वाइस और NO3, ये क्या होता है हमारा अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। तो यहाँ से होता क्या है बेसिकली कि इसका जो कटायन पार्ट है 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, कि ये जो हमारा कटायन पार्ट है ये क्या करता है, यहाँ पे काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसका नाम क्या है, टोलेंस रिएजेंट है। ये है एल्डिहाइड, और साथ में हम क्या लेते हैं यहाँ पे, बेसिक मीडियम। क्या लेते हैं हम, बेसिक मीडियम लेते हैं। तो किया क्या, हमने क्या किया कि हमने एल्डिहाइड को हीट किया टोलेंस रिएजेंट के साथ विद सम बेसिक कंडीशन या विद बेसिक मीडियम। तो यहाँ से होता क्या है कि हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट अनायन के अंदर। किसके अंदर, कार्बोक्सिलेट अनायन के अंदर। साथ में हमें यहाँ से मिल जाता है सिल्वर प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स और प्लस क्या मिल जाते हैं, 4 अमोनिया। ये क्या बना, कार्बोक्सिलेट अनायन। बेसिकली होता क्या है, देखो कि ये कार्बोक्सिलेट जो अनायन है कहीं से H+ को देखेगा और क्या बना लेगा, कार्बोक्सिल एसिड, है ना। बेसिकली ऑक्सीडाइज तो ही हो गया, और यहाँ पे हमें क्या मिला है, ये सिल्वर। किसकी फॉर्मेशन हुई है, सिल्वर की। तो इस सिल्वर की फॉर्मेशन के कारण ही हम बोलते हैं कि ये क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी है। कि यहाँ पे जो हमारा सिल्वर है, जो हमारी चांदी है, वो ऐसे चमकती है जैसे कि शीशा, सिल्वर मिरर की तरह, तभी इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट भी। तो बेसिकली हुआ क्या है, देखो ये था एल्डिहाइड, इसको ऑक्सीडाइज किया किसने, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, जो कौन कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव यहाँ पे, टोलेंस रिएजेंट। और उसमें भी किसने किया, सिल्वर ने। क्यों, क्योंकि सिल्वर पहले प्लस चार्ज था सिल्वर के ऊपर, है ना। अब सिल्वर किस में आ गया, 0 चार्ज पे आ गया, मतलब सिल्वर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कितना है, 0 है। तो अब सिल्वर प्लस से अगर 0 पे आ रहा है, दैट मींस सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने क्या किया, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज किया और खुद को क्या किया, रिड्यूस किया। मतलब इसने बिहेव किया कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस। तो इसने खुद को तो रिड्यूस कर लिया, अपने ऊपर 0 चार्ज ले लिया प्लस से, और इसको क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा टोलेंस टेस्ट, ये मैं बोलूं सिल्वर मिरर टेस्ट। अब अच्छा एक चीज और कि जो लोग इसको ना लैब में अगर कभी परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब, है ना। इस टेस्ट ट्यूब में जब आप एल्डिहाइड डालोगे, अपने टोलेंस रिएजेंट डालोगे, आप इसके अंदर बेसिक मीडियम लोगे, आप इसको हीट करोगे, तो आप एक चीज देखोगे कि जो वॉल्स है ना टेस्ट ट्यूब की, वो पूरी की पूरी पे ना सिल्वर की फॉर्मेशन हो जाएगी चारों तरफ। मतलब जैसे चांदी होती है ना, जैसे आपका सिल्वर पेपर आता है जो मिठाई वगैरह पे लगाते हैं ना, सिल्वर पेपर, मतलब उसके जितनी चमक मारती है पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब में। जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स है वो इतनी शाइनी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सिल्वर की। और वो सिल्वर कहाँ पे मिल रहा है आपको, वॉल्स पे मिल रहा है टेस्ट ट्यूब के, और वो कैसे चमक रहा है, शीशे की तरह। तभी हम बोल रहे हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये टेस्ट हम बोल सकते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट भी है एल्डिहाइड्स के लिए। क्यों, क्योंकि अगर एल्डिहाइड था तभी तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, तभी तो Ag रिड्यूस हुआ, सिल्वर की फॉर्मेशन हुई। अगर यहाँ पे कीटोन होता तो फिर ये वाली कंडीशन ना बनती और ये टेस्ट ना देती। तो अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, वहां पे टोलेंस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और टोलेंस टेस्ट में हम क्या डालते हैं, मतलब बेसिकली क्या लेते हैं, टोलेंस रिएजेंट अपना अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट।
ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है हमारा फेलिंग्स टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या है हमारा फेलिंग्स टेस्ट है, ठीक है। तो दूसरा अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो दूसरा टेस्ट क्या है हमारा फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग्स टेस्ट में ना हम फेलिंग्स रिएजेंट लेंगे, फिर से एल्डिहाइड्स तो खूब देंगे इसको क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट क्योंकि कीटोन की नखरे बहुत है ना, तो कीटोन इस टेस्ट को नहीं देगा। और फेलिंग्स टेस्ट में हम क्या लेते हैं, बेसिकली फेलिंग्स रिएजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट। अब आप बोलोगे ये क्या है फेलिंग्स रिएजेंट। तो फेलिंग्स रिएजेंट में आपके पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए और एक क्या होता है जो आपका फेलिंग सोल्यूशन बी। तो फेलिंग सोल्यूशन क्या लेते हैं, ए लेते हैं, और दूसरा हम क्या लेते हैं यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन बी, ठीक है। जो आपका फेलिंग सोल्यूशन ए होता है उसके अंदर होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक, CuSO4। जो आपका फेलिंग सोल्यूशन बी होता है उसको आप बोलते हो रोले सॉल्ट। देखो प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं पता इसकी क्या है, कोई रोले सॉल्ट बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, ठीक है। तो ठीक है, हमें बोलना नहीं आ रहा, हम दूसरा नाम लिख देते हैं इसका। क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। आप ये लिख दो, है ना, जरूरी थोड़ा ही है जो चीज नहीं आती वही बोलना, ठीक है। अगर ये रोले सॉल्ट है कुछ और इसका नाम है, अगर हमें नहीं आ रहा तो हम क्या लिख देते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ए की बात है। तो फेलिंग सोल्यूशन ए फेलिंग सोल्यूशन बी दोनों को इक्वल अमाउंट में लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे रिएक्शन से पहले। क्या बोला मैंने कि फेलिंग सोल्यूशन ए फेलिंग सोल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन से पहले। कर दिया मिक्स, उसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, एल्डिहाइड डालेंगे, फिर से बेसिक मीडियम लेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। अच्छा एक चीज और कि ये कॉपर सल्फेट तो CuSO4 है, बट ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कैसे दिखता है, बेसिकली ये एक सॉल्ट है किसका, टार्ट्रिक एसिड का। तो दिखता कैसे है, देखो दिखता ऐसे है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, OH, यहाँ पे भी होता है आपका OH डबल बॉन्ड O, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है ना, ये होता है आपका, ठीक है। क्या होता है ये, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, ये है इसके स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो जब हम इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया इक्वल अमाउंट में यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, यहाँ से हमें जो मिलता है वो मिलता है कॉपर +2 फॉर्म में। क्या मिलता है, कॉपर +2 फॉर्म में, जो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो फेलिंग सोल्यूशन ए और बी से फेलिंग्स रिएजेंट से हमारे जो काम का निकला वो क्या निकला, कॉपर इन दी +2 फॉर्म, ठीक है। तो अब अगर हम रिएक्शन को अपनी प्रोसीड आउट कराए, देखो तो अब अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड आउट कराएं, एल्डिहाइड लेंगे क्योंकि कीटोन तो देगा ही नहीं, है ना, उसके अंदर तो बहुत नखरे हैं। तो ये रहा हमारा एल्डिहाइड, कौन है ये, एल्डिहाइड है, और साथ में हमने क्या लिया है, कॉपर लिया है इन दी +2 फॉर्म। साथ में हम बेसिक मीडियम भी अपना लेंगे, है ना। अब होता क्या है, देखो यहाँ से कि फिर से एल्डिहाइड तो आपका, अब क्योंकि ये काम कर रहे हैं किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो सीधी सी बात है रिड्यूस होएगा, ये क्या होएगा, रिड्यूस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा फिर से कार्बोक्सिलेट अनायन के अंदर। ये किया ऑक्सीडाइज इसने इसको कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, और क्या किया है, इसको कॉपर ने खुद को क्या किया है, रिड्यूस किया है क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर Cu2O, जो कि बेसिकली क्या होता है आपका रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। क्या होते हैं, रेड ब्राउन PPT प्रेसिपिटेट्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। वो आप बैलेंस करके देख लेना कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। हुआ क्या, इसको ऑक्सीडेशन हुआ, खुद को इसने क्या किया है, रिड्यूस, तो रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड दिया और हमें क्या मिला यहाँ से, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। तो यही एक कंफर्मेशन है, यही कंफर्मेटरी टेस्ट है एल्डिहाइड का, कि यहाँ पे एल्डिहाइड था क्या, रेड ब्राउन PPT। जैसे टोलेंस टेस्ट में टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में हमें मिलता है सिल्वर मिरर, ऐसे ही फेलिंग सोल्यूशन के साथ हमें मिलते हैं रेड ब्राउन PPT। फिर से अगर आपने एल्डिहाइड डाला होगा अपने ट्यूब के अंदर तो फिक्स है कि वहां पे रेड ब्राउन PPT मिले, बट अगर आपने सपोज करो गलती से कीटोन डाल दिया तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे।
सीधी सी बात है कि क्योंकि कीटोन का वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्डिहाइड का, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, तो तभी रेड ब्राउन पीपीटी मिलेंगे, कीटोन के प्रेजेंस में नहीं मिलते। फिर से कंफर्मेटरी टेस्ट है एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के बीच का, कौन? फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड और मैं बोलूं कि लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन के अंदर, वो है हेलोफोम रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड्स भी देंगे, कीटोन्स भी देंगे। पर क्या सभी के सभी एल्डिहाइड और कीटोन देंगे? तो नहीं। तो कौन से देंगे वो हम देखते हैं कि कौन से देंगे, है ना। थर्ड रिएक्शन जो कि लास्ट है हमारा, हेलोफोम रिएक्शन, हेलोफोम रिएक्शन, है ना। तो हेलोफोम रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूं तो इसको कौन देते हैं? इसको देते हैं अल्फा मिथाइल कीटोन्स। कौन देते हैं? अल्फा मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। अल्फा मिथाइल ग्रुप्स लिख दूं मैं, कीटोन्स थोड़े ही, एल्डिहाइड भी तो देंगे, तो अल्फा मिथाइल ग्रुप्स देंगे, है ना। कैसे? देखो, जैसे मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये है कार्बोनिल ग्रुप। क्या है ये? कार्बोनिल ग्रुप। इसकी अल्फा पोजीशन क्या होगा? इसका पड़ोसी कार्बन, ये है ना, इसका पड़ोसी कार्बन ये है। तो कार्बोनिल के बगल में अल्फा पोजीशन पे CH3 है, मतलब ये देगा हेलोफोम टेस्ट, ठीक है। और ये तो एल्डिहाइड है, तो दिया ना एल्डिहाइड में भी। अगर मैं लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप बोलोगे ये तो कीटोन है, बिल्कुल है, बट साथ में दो अल्फा ग्रुप्स भी हैं, दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, कार्बोनिल के बगल में पड़ोसी दो CH3 है, तो ये भी देगा खूब रिएक्शन, क्योंकि मिनिमम जो है एक तो होना चाहिए, फिर ज्यादा तो कितने भी हो, ठीक है, तो एक तो होना चाहिए। तो C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हेलोफोम रिएक्शन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जैसे कि देखो आप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये देगा? देखो क्या ही देगा? हेलोफोम रिएक्शन तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बगल वाला अल्फा पड़ोसी ये कार्बन है और इसके पास तो CH2 है, CH3 नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो हेलोफोम रिएक्शन कौन देंगे? अल्फा मिथाइल ग्रुप्स देंगे। कार्बोनिल के बगल में पड़ोसी कार्बन हमारा CH3 होना चाहिए, है तो होगा हेलोफोम रिएक्शन, हेलोफोम टेस्ट, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। अब हम करते हैं अपने हेलोफोम टेस्ट को। तो हेलोफोम टेस्ट जो होता है बेसिकली किसकी प्रेजेंस में होता है? सोडियम हाइपोहेलाइट की। किसकी? सोडियम हाइपोहेलाइट की। हम क्या लेते हैं यहाँ पे? R C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या है? R C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये ग्रुप है ना हमारा C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्योंकि नेसेसरी ग्रुप है ना, प्राइमरी कंडीशन ही यही है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ, जो कि क्या होता है? NaOX। क्या होता है ये? सोडियम हाइपोहेलाइट, तो लिख देते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट, ठीक है। तो जब हम सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो होता ये है कि यहाँ से जो CH3 ग्रुप है, मतलब C डबल बॉन्ड O के बगल वाला जो CH3 ग्रुप है, वो क्या बना लेता है? एक हेलोफोम बना लेता है। क्या बना लेता है? हेलोफोम। हेलोफोम मतलब कि CHX3 बना लेगा। ये क्या बना लेगा? CHX3 प्लस यहां से आपको क्या मिलेगा? O नेगेटिव Na मिलेगा, है ना। तो ये O नेगेटिव Na चला जाता है इसके पास और क्या बना लेता है? RC डबल बॉन्ड ONa, सोडियम कार्बोक्सिलेट अनायन। क्या बना लेता है? सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट अनायन, ठीक। और साथ में हमें क्या मिल जाता है? यहाँ से अपना हेलोफोम। अब वो हेलोफोम आपका आयोडोफोम है, क्लोरोफोम है, वो डिपेंड करेगा कि आपने एक्स क्या लिया है। एक चीज और है कि हम एक्सिस में लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, अगर आपने एक एक्स लिया तो यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं, तो मतलब आपने उसको क्या लिया है? एक्सिस में लिया है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि जब भी हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से कोई ग्रुप होएगा, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O के बराबर में जो मिथाइल ग्रुप है वो हेलोफोम के अंदर कन्वर्ट होगा और ONa आके यहाँ पे लग के आपको क्या दे देगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन दे देगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको समझाऊं, उसके बाद फिर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो है ही, ठीक है। अब अगर हम सपोज करो लेते हैं R CH H, है ना, ये ग्रुप ले लेते हैं R, ये मैं साथ में लिख दूं ना इसको, R CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन
कार्बन पे मैं लगा देती हूँ इस तरफ डबल बॉन्ड O और इस तरफ लगा देती हूँ CH3। ठीक है, ये देखो ये है आपके पास एक ग्रुप है ना। अब कंडीशन देखो, C डबल बॉन्ड O और उसके बगल में है CH3, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन खूब होएगी है ना। किसके रिएक्शन में? प्रेजेंस में सोडियम हाइपोहैलाइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि इसके बगल वाला जो CH3 होता है वो हेलोफॉर्म बनाता है, मतलब ये, तो ये क्या बना देगा? CHX3 बना दिया, प्लस यहां से आपको ये ग्रुप सेम मिलेगा R CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O ONA। ये हमें क्या मिला है? अपना सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। तो अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन करने की जरूरत क्या थी, है ना। तो जरूरत ये थी कि देखो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो हमें एक चीज समझनी है कि अगर बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन देते हैं तो हमारा एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता, मतलब इसका कोई यहाँ पे रिडक्शन नहीं हुआ, किसका? डबल बॉन्ड का। तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो मैं कंफ्यूज नहीं होना कि फिर डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड हमारा एज इट इज रहेगा। तो अगर हम देखें कि ये रिएक्शन जो है वो किसके लिए है? हेलोफॉर्म रिएक्शन, कि जब हमारे पास क्या है, कौन से ग्रुप है? जब हमारे पास CH3 CO ग्रुप्स हैं, है ना। जब ये वाले ग्रुप्स हैं CO CH3 तो ये वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये लिख देती हूँ CH3 CHOH, क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे होएगी? सोचो कि यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होएगी? तो बिल्कुल होएगी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आप बोलोगे क्यों? C डबल बॉन्ड और CH3 कहाँ है? बट ये आपका क्या है? एल्कोहल है, और अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो तो ऑक्सीडाइज होने पे आपको क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मिलेगा ना ग्रुप, फिर से COCH3। तो अगर COCH3 आ रहा है किसी ग्रुप को या किसी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज होने पे, तब भी वहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन आपकी क्या है? पॉसिबल है। तो इस ग्रुप को देख के क्रॉस मत लगा देना एकदम, आप पहले इसको ऑक्सीडाइज करके देखो। अगर ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको ये ग्रुप मिल रहा है ना COCH3, मतलब वहां पे रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं इस रिएक्शन का कैसे होती है, वैसे तो जरूरत नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे ना जो प्रोडक्ट आता है ना एकदम अलग सा आता है, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि कैसे बना। ठीक है, तो इसलिए देखो RCOCH3 है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम। मैं ले लेती हूँ सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड ले लेती हूँ। ठीक है, NaOI में ले लेती हूँ। अच्छा, NaOI कैसे बना होगा? जब हमने NaOH की रिएक्शन कराई थी HX के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है बाहर, क्या हो जाता है यहाँ से? सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, H2 आउट हो जाता है। हमारे पास क्या है? NaOH, उसकी रिएक्शन जब हम HX के साथ कराते हैं, है ना, तो यहाँ से हमारा H2 हो जाता है आउट, और आपको क्या मिल जाता है? NaOX। तो ऐसे आया है NaOX। अगर किसी को डाउट है कैसे आया, तो ऐसे आता है आपका NaOX। ठीक, अब होगा क्या कि मेरे पास ये ग्रुप है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड और CH3 फिर से है, NaOI है। तो फर्स्ट स्टेप में देखो होता क्या है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ RC डबल बॉन्ड O CH2H, लिख सकती हूँ ना ऐसे CH2H। अभी हमने क्या देखा कि रिएक्शन में हमारे पास था NaOH। अच्छा, यहाँ पे हमें NaOH भी एक्सिस में लेना है और अपना ये HX भी एक्सिस में लेना है, क्योंकि हमें हेलोजेंस की बहुत जरूरत है और साथ साथ बेस की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? देखो, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, तो यहाँ से NaOH में से आएगा OH नेगेटिव निकल के, जो कि बेस है, क्या करेगा? हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन को ले लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा? ये RC डबल बॉन्ड O CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या छोड़ेगा यहाँ पे? CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा। ठीक है, अब साथ में हमारे पास, क्योंकि हमने एक्सिस में लिए थे हेलोजन, हमारे पास क्या होगा? X2 होगा। क्या होगा? X2। अब X2 को आप ऐसे लिख सकते हो, अब देखो X2 में कोई सनलाइट, यूवी लाइट, हीट तो नहीं है, तो रेडिकल की फॉर्म में तो टूटेगा नहीं, तो यहाँ से एक X प्लस चला जाएगा, एक X माइनस, तो प्लस वाला किसको अट्रैक्ट कर लेगा? माइनस वाले को। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2X। बना इतना, फर्स्ट हमारा क्या बना? CH2X। आप फिर से ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर से क्या होगा? क्योंकि बेस है, हमने एक्सिस में लिया था, फिर से बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O
CH(X) और एक नेगेटिव। फिर से आपके पास हेलोजेंस हैं रिएक्शन में, X नेगेटिव X पॉजिटिव, फिर से इसके ऊपर अटैक कर लेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, R C डबल बॉन्ड O CH(X2). फिर से आपके पास एक हाइड्रोजन है ना, तो जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हटते बेस को लेते आओ। फिर से इसने इसको लिया, फिर से यहाँ पे क्या बना, RC डबल बॉन्ड CX2 नेगेटिव, फिर से X2 है, X नेगेटिव पॉजिटिव, इसने इसके ऊपर अटैक करा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, RC डबल बॉन्ड O CX3। क्या मिला है, RC डबल बॉन्ड O CX3। इस चीज को ना ऊपर लिखते हैं, हमें क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O CX3। देखो क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O CX3 है ये। अब हमें क्या करना है, अब आप इसका क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, OH यहाँ पे भेजो और H भेजो यहाँ पे, ऐसे। तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे कार्बन के साथ क्या आया, एक H और 3 थे हेलोजन। तो क्या बना हमारा, हेलोफॉर्म। तो कार्बोक्सिल एसिड बना, साथ में क्या बना हमारा, हेलोफॉर्म। तो ये है इसका मैकेनिज्म। होता क्या है बेसिकली, बार बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बोनिल के बगल वाला यही है ना, CH3 पड़ोसी अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन भी क्या होंगे, अल्फा। सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, बेस निकालेंगे, बार बार हेलोजन आके अटैच करेंगे जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। जब सारे हाइड्रोजन खत्म हुए, सारे हेलोजन आए, उसके बाद आप उसका हाइड्रोलिसिस करा दो तो आपको कार्बोक्सिल एसिड प्लस क्या मिल जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कंपल्सरी नहीं है कि आप मैकेनिज्म भी याद रखो या करो, ये सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि यहाँ से ना हमें जो प्रोडक्ट मिला है ना, थोड़ा सा वो अटपटा है ना, समझने में थोड़ा मुश्किल है कि हेलोफॉर्म कैसे बना। तो वो जो मुश्किल है ना कि हेलोफॉर्म कैसे बना, उसके लिए बस मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है। अगर आपको समझ आ जाता है ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट जैसे बताया है वैसे कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैकेनिज्म तो बोर्ड लेवल पे तो आएगा ही नहीं, और कॉम्पिटेटिव लेवल पे आपको जरूरत ही नहीं है। वहां पे तो आपको बस वो ट्रिक आनी चाहिए कि हमने इससे पहले रिएक्शन कैसे की। ठीक है, तो जिसको समझ में आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो था हमारा, जितना मैंने बोला था रिडक्शन वाला, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो रिएक्शन आएगा ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, और हमारी आएगी मिसलेनियस या फिर अदर रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। फिर जाके हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, खत्म। तो आज वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। जो आपके पास ग्रुप्स हैं या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आएंगी, चाहे वो बोर्ड्स के लिए है, चाहे वो नीट की है, चाहे वो जेई लेवल की है। बेसिकली देखो, केमिस्ट्री आपका क्या है, बेसिक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से ही पढ़ते हो ना, तो जितने भी एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक्स है, हम सारे के सारे वो कवर कर रहे हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी। तो किसी को भी किसी चीज की ना यहाँ पे कमी नहीं पड़ेगी कि ये वाला टॉपिक नहीं हुआ। अगर फिर भी लगता है तो मेरे को बता देना, मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगी। और इसके लिए आपको कोई चार्जेस भी नहीं देने, मतलब आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा। सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पूरा का पूरा सिलेबस। तो आपको लगता है कि जिनके लिए यूजफुल हो सकती है या जिनको नीड है इन वीडियोस की, तो आप उनको भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।